हेलो। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? तो फटाफट से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। नेटवर्क इश्यू की वजह से लेक्चर थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन भगवान की दया है कि नेटवर्क इश्यू सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व नहीं होता तो शायद लेक्चर नहीं भी हो सकता। दो वाईफाई है, एक वाईफाई तो अभी भी बंद ही पड़ा है, एक वाईफाई चालू हुआ है। आप सबको पता है GTPL है, तो आपके घर पे भी ऐसा होता होगा है ना। GTPL है ये तो भाई कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा इसको आगे ले लूँ। GTPL में कभी भी नेट बंद हो जाता है, किसी के हाथ में नहीं होता GTPL तो। मैं ये तो आपका नसीब अच्छा है कि बारिश के मौसम में ये 2 महीने वाली बैच नहीं होती। ओहो, इतना बड़ा मैसेज। તમે મને ક્વેશ્ચન સેન્ડ કરી દેજો ને નીશ, અત્યાર તો નહીં જોઈ શકાય। चैप्टर 1 का लेक्चर 1 अवेलेबल तो है, फोल्डर में ही तो है, ये रहा। चैप्टर 1 का लेक्चर 1 पॉसिबल ही नहीं ना हो अपलोड। एप्लीकेशन में जाने का, स्टोर 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 में जाने का, फिजिक्स में जाने का, कंटेंट में जाने का, लाइव क्लास में नहीं जाने का। आपको कंटेंट में जाना है। हम यहाँ पे देखो फोल्डर बना रहे हैं चैप्टर वाइज, इसको देखने का। चैप्टर 1 में जाओगे, वीडियो में जाओगे, ये रहा लेक्चर नंबर 1, है ना। इसको फॉलो करो, लाइव क्लास को फॉलो मत करो। हम लाइव क्लास के जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सभी सेंड कर रहे हैं उसके अंदर, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर को फॉलो करो, ये लाइव क्लास वाला सेशन फॉलो ना करो, ठीक? ओके, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूंगा मैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, आप सबके पेपर चेक होके वापिस आ चुके होंगे, आप सबको पता ही है ना। जिनका जिनका 50% से कम मार्क है उनको पेपर पूरा 5 बार लिखना है और वेडनेसडे तक सबमिट करवाना है, उसी नंबर के ऊपर जिस नंबर के ऊपर आपने पेपर सबमिट करवाए थे, है ना। अब नोट डाउन होगा। जो लोग ये कंप्लीट नहीं करेंगे उनको कोर्स में से निकाल दिया जाएगा। अब निकालने की शुरुआत होगी कोर्स में से, क्लियर। 50% से अगर आपके मार्क कम है, मान लो 30 मार्क का पेपर था, आपके 15 आए तो चलेगा, 14.5 हो गए तो नहीं चलेगा, है ना। 14 हो गए तो भी नहीं चलेगा। मान लो 20 मार्क का पेपर है, 10 चलेंगे, 9.5 नहीं चलेंगे। 50% से अगर आपके कम मार्क है तो पूरा पेपर लिखना है। आपके ये 9 मार्क है वो नहीं लिखो, ऐसा पूरा पेपर 5 बार लिखो, फिगर पेंसिल से ड्रॉ करो और उसी नंबर पे सबमिट करवाओ। लास्ट डेट है वेडनेसडे, है ना। कल आपके पास टाइम है पूरे दिन का, टेस्ट भी दो, पेपर भी लिखो। वेडनेसडे सुबह 12 बजे तक सबमिट करवाना है। यार नहीं करवाओगे मैं नाम पूछ लूंगा कितने कितने लोगों ने नहीं करवाया, उन सबको मैं कोर्स में इनएक्टिव कर दूंगा। जब तक पेपर सबमिट नहीं होगा तब तक आप एक्टिव नहीं होगे, क्लियर। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी हाफ फीस या फिर थोड़ी बहुत फीस पेंडिंग है कुछ रीजन की वजह से, उनको मैसेज यहाँ से आ गए हैं, अगर वो भी पेंडिंग फीस कंप्लीट नहीं होगी तो भी कोर्स में इनएक्टिव हो जाओगे। जब तक फीस पे नहीं होगी तब तक आप इनएक्टिव ही रहोगे,
क्लियर? तो ये होमवर्क कंपलसरी करना ही पड़ेगा, है ना, चलेगा नहीं। ऑफलाइन में होते तो 10 बार होता ना, ऑफलाइन में ये होमवर्क 10 बार होता है। क्लियर? ऑनलाइन में 5 बार रखा है हमने। क्लियर? एक मैसेज आया हुआ है। अब आप पेपर के दिन बाहर हो तो बोर्ड वाले तो चलाते नहीं ना, है ना। मान लो पेपर 10-7 को है आपका फिजिक्स का और आप बाहर चले गए तो बोर्ड वाले ऐसा करेंगे, ओके बेटा तू जाने दे, तू तो प्रिय सर का स्टूडेंट है, तेरे के लिए तू कल आ जाना टेस्ट एग्जाम देने बोर्ड में। ऐसा तो होता नहीं। तो आपको कहीं, हम कहीं पे नहीं जाते तो आप क्यों जाते हो, है ना। तो बाहर है अंदर है वो कुछ बात है। और जितने लोग एब्सेंट है, टेस्ट ही नहीं दिया, वो सबको पेपर 6 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 6 टाइम्स लिखना है ना। मैंने देखा बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, है ना। आप अपनी मनमानी करो, मम्मी पप्पा पैसा खर्चा करे, तम तमार मौज કર્યા કરો, है ना। પૈસાની કિંમત જ ના હોય ને તો ભણાય જ નહીં। નક્કી જ કરી લેવાય કે અમારથી કંઈ થાય એમ નથી, ચાનો ધંધો ખોલી દો અને નીચે ક્યાંક ચોકડીએ ચાનો ધંધો ચાલુ કરી દેવાય। સૌથી સહેલી વસ્તુ આ। ક્લિયર? એક રૂપિયો બગાડે નહીં પેરેન્ટ્સ, ના થતું હોય ને તો ખાલી તમે એક ટેસ્ટ ના આપી શકો આખા દિવસમાં। એવું તો કેવું યાર, તમે પીએમ તો છો નહીં, કેટલા બિઝી હો, है ना। ગમે ત્યારે ટેસ્ટ આપી શકો, જ્યાં ગયા હોય ત્યાં પેપર લઈને જાઓ, ત્યાં ટેસ્ટ આપી દો। સિરિયસ તમારે બનવાનું છે, અમારે સિરિયસ બનવાની જરૂર નથી, આ તો અમારે કરાવવું પડે છે। આવું બધું ખરેખર કરાવવાનું જ ના હોય કે 5 વાર પેપર એબ્સન્ટ કેમ રહ્યા। એટલે તમારે સિરિયસ બનવાનું, તમારું ફ્યુચર બનવાનું છે। અમારું ફ્યુચર તો બની ગયું છે બહુ સરસ મજાનું। ક્લિયર? તો તમારે તમારું બનાવવાનું છે। તો જેટલા એબ્સન્ટ હતા પેપર જ નથી આપ્યું, 6 વખત પેપર લખો આખે આખું। क्वेश्चन नहीं लिखवाना, सॉल्यूशन लिखवाना है और सबमिट करवाना है वेडनेसडे 12 बजे तक। नहीं करवाया ग्रुप में नाम आएंगे और वेडनेसडे 12 बजे तक तो आप इनएक्टिव कर देंगे एप्लीकेशन के अंदर। जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक एक्टिव एक भी कोर्स में नहीं होगा, खाली फिजिक्स नहीं, हर एक कोर्स में इनएक्टिव हो जाओगे। क्लियर? और अगर आपको ये होमवर्क नहीं करना है तो इसका एक सॉल्यूशन है, आपके पेरेंट्स को बोल दो कि हमें कॉल कर दे, मुझे पर्सनली कर दे कि साहब मारो छोकरो नहीं लखे होमवर्क, भणसे नहीं, तमने तमारी फी मળી गई ने तो बस, तो तमे खुश रहो, आनी चिंता तमे ना करता, तो तमने कोई दिवस અહીંથી ફોન નહીં આવે, તમારા નામે કોઈ દિવસ કોઈ બિલ ફાટશે નહીં। આવો તમારા પેરેન્ટ્સનો કોલ કરાવી દો, પણ તમારા પેરેન્ટ્સના નંબર પરથી કોલ આવવો જોઈએ, है ना। रिक्शावाળા કોઈનો કોલ ના કરાવતા। આ તો તમે બહાર જાઓ, 100 રૂપિયા રિક્ષાવાળાને આપો, ભાઈ મારા પપ્પા બનશો, એક કોલ કરી દો ને મારા સાહેબને, मैं 100 રૂપિયા આપું તમને। ક્લિયર? આવું નથી ચાલતું। તમે તમારા પેરેન્ટ્સનો કોલ કરાવી દેશો તો અહીંથી તમને કોઈ તકલીફ કરવામાં આવશે નહીં। હું બધા સરને મેસેજ કરી દઈશ કે આ સ્ટુડન્ટની ચિંતા તમારે કરવાની નહીં। ક્લિયર? તો આવું તમે કરી શકો છો। આ બીજો ઓપ્શન છે, એનાથી બચવું હોય તો, बाकी एक भी ऑप्शन नहीं। चलो विस्टन ब्रिज क्या होता है? सीरियस बनो यार, मैं देखता हूँ एमसीक्यू के पेपर भी नहीं आते इतनी जोरदार, तो आप बिजी हो। R1, R2, R3, R4। यहां से निकला बेटा करंट आई करंट यहां से निकलेगा, ऊपर I1 जाएगा, नीचे I2 जाएगा, है ना। मैं 2 नाम दिए I1 I2। अब I1 गया, गैल्वेनोमीटर में तो पास होने वाला करंट 0 है। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ ये किसकी कौन सी कंडीशन होती है, इसमें कोई करंट पास ही नहीं हो रहा। तो ये I1 सीधा ही चला जाएगा I1, और ये यहाँ पे I2 है, वो I2 सीधा ही चला जाएगा I2। फिर I1 और I2 दोनों साथ में मिलके क्या बना देंगे? I बना देंगे और I वापिस आ जाएगा, ये बैटरी में से घूमता रहेगा। ये आपकी बेसिक फिगर आपको बनानी है। बहुत बड़े मैसेज। सर કાલની ટેસ્ટનો સિલેબસ કયા છે? સર કાલે MCQ છે કે દાખલા ટેસ્ટમાં? कल की टेस्ट में चैप्टर नंबर 2 पूरा है, MCQ सम बम सब कुछ। क्लियर? વાંચવા જ લાગજો હવે, જરાય સિરિયસ નથી બધા। પેપર મેં જોયા અમુક લોકોના કશું લખતા નથી, અમુકના તો અક્ષરો જેવા છે કે તમે તો તમારી ગર્લફ્રેન્ડને લવ લેટર લખશો ને તો એને ગાળો લાગશે, है ना। અમુકના અક્ષરો તો એવા અક્ષરો છે, હવે વિચાર કરો એનું શું થશે। તમને એવું લાગશે ખારું પેલી સામેવાળી ગર્લફ્રેન્ડે કેમ મને આવું બધું કીધું, મેં તો આટલું સરસ લખીને મોકલ્યું, પણ એને વંચાય તો તમને કંઈક કહે ને। ક્લિયર? એટલે અક્ષર તો સારા રાખો, તમે અક્ષર જ ખરાબ રાખશો બોર્ડમાં વંચાશે શું? પછી તમે કહેશો હું તો બધું લખીને આવ્યો હતો, એટલે પણ વંચાતું તું શું, કંઈક તો વંચાવું જોઈએ ને એની અંદર। ठीक, चलो वी बैटरी में से निकला करंट आई, इसके 2 पार्ट पड़े, I1 यहां से गया, I2 यहां से गया, R1 R2 R3 R4 और गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, पहले तो विस्टन ब्रिज का यूज कहां पे होता है? लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन कहां पे होता है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अज्ञात अवरोध फाइंड करवा માટે, શું? अज्ञात अवरोध फाइंड करवा માટે इसका यूज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एमसीक्यू में था, क्या फाइंड करने के लिए? तो अज्ञात अवरोध।
दूसरी चीज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट क्या होता है? जीरो। इसको बोलते हैं इसकी बैलेंस कंडीशन। क्या कंडीशन बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस એટલે संतुलित अवस्था। ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પાસ થતો કરંટ જો जीरो થાય તો એને કઈ કહેવાય? એની संतुलित अवस्था કહેવાય। और इसको जीरो करने के लिए R1 R2 R3 R4 आप खुद से डिजाइन करते हो, है ना, खुद से डिजाइन करते हो। अगर IG जीरो नहीं है, इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, कहीं विद्युत प्रवाह पास થાય છે, તો પછી તમારે કિર્ચોફના રૂલ લગાડવા પડશે 1 અને 2 નંબરના। એના સમ બહુ બધા છે। एक सम हमने किया था जो आपके पेपर में था, बाकी के सम जो पेपर में प्रीवियस ईयर्स में पूछे वो आज हम करने वाले, बहुत लंबे लंबे सवाल। क्लियर? तो ये आपको दो चीजें कंपलसरी मेंशन करनी है। बाकी ये मेंशन करना है कि R1 R2 R3 R4 चार रेजिस्टेंस है, चार अवरोध છે, બધાનામાંથી પાસ થતા કરંટની વાત કરવાની, બેટરી કનેક્ટ કરી છે એની વાત કરવાની। હવે આપણે કિર્ચોફના રૂલ लगाઈશું। अब इसको समझने से पहले किर्चॉफ के रूल समझ लो। किर्चॉफ फर्स्ट रूल और किर्चॉफ सेकंड रूल। क्लियर? किर्चॉफ का फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? ये एक्चुअल में इसमें से एमसीक्यू आते हैं। हाँ, इस बार तो नहीं थे लेकिन अब आ सकते हैं। कौन से एमसीक्यू मैं आपको बता दूं। पहला एमसीक्यू क्या है कि जंक्शन रूल है, मतलब जंक्शन नो नियम, ये लूप रूल है, मतलब लूप नो नियम। सेकंड, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, विद्युत भार संरक्षण नो नियम, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा संरक्षण नो नियम, ये सब एमसीक्यू में आ चुका है, खास ध्यान में रखना, भूल मत जाना। फिर ये सब एमसीक्यू में आ चुका है। और इसका जो रूल है वो ऐसा है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। जंक्शन के पास जितने भी चार्ज आते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं? दो से ज्यादा, है ना, तीन या फिर तीन से ज्यादा, दो तो नहीं होते हैं, तीन होते हैं। तीन जहां पे मिलते हैं वायर उसको बोलते हैं जंक्शन। तीन वायर जहां कहीं पे भी मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? जंक्शन बोलेंगे। तो जंक्शन के पास जितने भी करंट मिलते हैं उसका नेट सिग्मा ऑलवेज क्या होता है? जीरो, ऑलवेज जीरो होता है। और इसमें रूल क्या है? सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर? जो भी लूप है, लूप में जितने भी रेजिस्टेंस है, उसमें जितने भी करंट पास हो रहे हैं, अवरोध અને એમાંથી પાસ થતા કરંટ, વિદ્યુત પ્રવાહ, એમનો ગુણાકાર, એનું મલ્ટીપ્લિકેશન અને એનું એડિશન સિગ્મા, એ કોના બરાબર હોય? ईएमएफ ના બરાબર હોય છે, ईएमएफ ના એડિશન બરાબર હોય છે। આ એનો रूल है। अब ये लॉ आपको कहां से लिखने हैं? तो आपके पास आपकी बुक होगी, वो बुक में से आप लॉ की लाइन लिख लेना। ये दोनों सवाल पेपर में 2 मार्क के भी आ सकते हैं, 2 मार्क के दोनों सवाल आ सकते हैं कि किर्चॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड रूल एक्सप्लेन करो, है ना। जंक्शन पासे भेगा मळता विद्युत प्रवाहोनो बेसिक सरवाळो अचळ होय छे। क्या हुआ इसका रूल? जंक्शन पासे भेगा मळता विद्युत प्रवाहोनो बेसिक सरवाळो अचळ होय छे, है ना। एडिशन ऑफ ऑल द करंट meet at the junction is constant. Addition of all the current meet at the junction is equal to constant. इसमें क्या होता है? अवरोधो અને એમાંથી પાસ થતા પ્રવાહો, અવરોધો અને એમાંથી પાસ થતા પ્રવાહોના ગુણાકારોનો બેઝિક સરવાળો એ લાગુ પાડેલા ईएमएफ ના સરવાળા બરાબર હોય છે। રેઝિસ્ટન્સ and the current passing to that resistance, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आपको पहले लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, અને उसका क्या करने का? एडिशन। वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ ऑफ दैट लूप इज इक्वल टू होता, ईएमएफ किसका? बैटरी का। ईएमएफ किसका? बैटरी का। तो ये दोनों रूल रट्टा नहीं मारने हैं, इस इक्वेशन से याद रख लेने हैं। आ इक्वेशन थी તમે બંને रूल ने सरस रीते याद કરી શકો છો। तो ये किर्चॉफ के रूल है। अब किर्चॉफ के रूप में साइन कैसे लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो है।
मान लो ऐसे करंट जा रहा है, हमारा रास्ता एक बार हमने ये लिया है पाथ, पाथ એટલે रस्तो, इसमें हमने ये पाथ लिया है सामने वाला। तो अगर आप करंट के साथ जा रहे हो, अगर आप करंट के साथ जा रहे हो तो माइनस आई आर होगा। क्या होगा? माइनस आई आर। और अगर करंट और पाथ दोनों आमने सामने हैं तो क्या होगा? प्लस आई आर होगा। मतलब आमने सामने जब मीटअप होती है तो प्लस लिखने का, दोनों साथ में जा रहे हैं तो माइनस, है ना। जाने वाले को जाने दो, आने वाले को ऐड करो। कैसे याद रखने का? जाने वाले को जिंदगी में से जाने दो और आने वाले को प्लस करो, आने दो, बस ऐसे। अब बैटरी के केस में क्या है? मान लो ऐसे बैटरी लगी है ना, बैटरी ऐसे लगी है, तो आपको क्या करने का? बैटरी के केस में आपको देखने का कि भाई करंट की डायरेक्शन, आपके पाथ की डायरेक्शन कौन सी है। करंट जैसे ही चले अपने चल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पाथ की डायरेक्शन कौन सी है। अगर आपका पाथ इस तरफ है तो आपका पाथ कौन सा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू, तो फाइनल वाला देखने का पॉजिटिव ई। और अगर आपका पाथ ऐसे होता, करंट कैसे भी जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो फाइनल लिखने का माइनस ई। क्लियर? ऐसे आपको याद रखने का। यहाँ पे आएगा नेगेटिव ई, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव ई। शांति से एक बार देख लो, कोई डाउट है तो मेरे को 2 बार पूछ लो। चलो पहले इतना देख लो, कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी गलती, सॉरी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इसमें कंपलसरी पाथ ही देखना है, उसमें कंपलसरी करंट और पाथ दोनों देखने हैं। गलती मत करना, करंट की डायरेक्शन मत देख लेना इसमें। बैटरी के केस में पाथ देखो, पाथ का लास्ट टर्मिनल છેલ્લો છેડો જોવાનો, મોટો હોય तो प्लस, નાનો હોય तो माइनस। पाथ જોવાનો તમારો, તમે જે નક્કી કર્યો હશે એ। इसके अंदर पाथ और करंट दोनों की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्लियर? शांति से देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो, क्योंकि यहां से अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, जिसमें से एक सवाल 4 मार्क में आने के मैक्सिमम चांसेस है। कितने मार्क में? 4 मार्क में। ओके, डन है बेटा इतना? तो हम वापिस हमारे सवाल में चले जाते हैं। इतना डन है। इसमें दोनों में लॉ ऐड करने हैं आपको, मैं लिख देता हूं लॉ खुद से, और इसमें भी लॉ खुद से। चलिए अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। मैं क्या करूंगा? अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। कहां पे अप्लाई करेंगे? ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये रास्ते पे अप्लाई करेंगे, है ना। अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल मतलब किरचॉफ नो बीजो नियम। ए बी डी ए रास्ता पर लगाता है ना, हाँ मार्क लेता। मैंने क्या बोला था? हम ए टू बी जा रहे हैं, हम ए टू बी जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ जा रहा है। हम ए टू बी जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ जा रहा है, तो माइनस आएगा। दोनों साथ में, जाने वाले को जाने दो, तो माइनस I1 R1 જે આપણી જોડે જતું એને જવા દો, આપણે એથી બી જઈએ છે, કરંટ भी આપણી જોડે જાય तो माइनस। अब B2D में तो करंट है ही नहीं, B2D में तो बेटा करंट है ही नहीं, तो लेने का ही नहीं। अब D2A में आप जा रहे हो, D2A तो करंट सामने आ रहा है, सामने मतलब प्लस, सामने मतलब क्या करने का? प्लस इक्वल टू 0। D2A आप जा रहे हो, करंट सामने आ रहा है, तो सामने मतलब क्या होगा? प्लस होगा। वापिस A2B आप जा रहे हो, करंट आपके साथ जा रहा है तो माइनस। D2A आप जा रहे हो, करंट सामने मिल रहा है, सामने मतलब प्लस। अब दूसरा रास्ता पकड़ता हूं मैं, सेम टू सेम, पूरा नहीं लिखता हूं, आप पूरा लिख लेना, BCDB। अब मैं ये रास्ता ले रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हो, BCDB है तो DBDCB भी लिख सकते हो,
उल्टा भी घूम सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, आपकी मर्जी। किरचॉफ ने इतना स्टैंडर्ड रूल बनाया था कि क्लॉक घूमो, एंटी क्लॉक घूमो, कहीं से भी शुरू करो, कहीं पे भी खत्म मत करो, जहां से शुरू किया वहां पे ही खत्म करो, आंसर सेम ही रहता है। ये किरचॉफ का फंडा था। आपकी बुक में से किरचॉफ के रूल के जो प्रूफ थे वो निकल गए, वरना आपको पता चलता है कि प्रूफ में भी यही समझाया था, और मैं पेपर में प्रूफ आते ही थे। ये विस्टन ब्रिज पेपर में बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से करना है। तो बी थे सी, बी से सी हम जाए, बी से सी हम जाए तो करंट साथ में जा रहा है तो माइनस I1 R2, बी से सी हम जाए करंट साथ में जा रहा है माइनस, सी से डी हम जाए करंट सामने आ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, I2 R4 इक्वल टू 0। बी टू सी में जा रहा हूं, करंट मेरे साथ जा रहा है तो माइनस, सी टू डी में जा रहा हूं, करंट सामने आ रहा है तो प्लस, इसमें तो करंट है ही नहीं तो कैंसिल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये उस तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, यहाँ पे भी I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं, नंबर 1 और नंबर 2, टेकिंग रेशियो 1:2, रेशियो એટલે ગુણોત્તર, तो गुणोत्तर लइए तो I1 R1 अपन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। I1 I2 सब मर जाएगा तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, R1 अपॉन R2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4। R3 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, अंदर अंदर चेंज कर दी थी। क्लियर बेटा, मोस्ट आईएमपी प्रूफ। इसको बुक में आपके क्या किया है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे कुछ अलग करंट दिया है, फिर ऐसा बोला है कि ये दोनों करंट सेम ही है, तो ऐसा क्यों करने का, सेम ही रखो ना। अलग दिखा के फिर सेम करने का फंडा करे, उससे अच्छा पहले से क्या कर दो, सेम ही कर दो। क्लियर, चलो देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट से। विस्टन ब्रिज के भी 2-3-4 मार्क के सवाल है जो हमें करने हैं, है ना। ये चैप्टर को इस वीक में मोस्टली खत्म करना है और नया चैप्टर भी शुरू करना है। लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों का रेशियो लिया, ये लिखा और ये लिखा, I1 कट, I2 कट, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, R3 यहाँ पे और R2 यहाँ पे, खाली मैंने इंटरचेंज करके लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप इसको भी इंटरचेंज कर सकते हो, आमने सामने किसी को इंटरचेंज तो कर सकते हो, तो R2 और R3 को मैंने खाली क्या किया, इंटरचेंज किया। કેટલા મહાનુભાવોએ ટેસ્ટ નથી આપી, કહો તો મને कितने कितने लोगों का आज टेस्ट का पेपर आया नहीं, नाम बोलो तो अपना, वरना मैं नाम चेक करके बताता हूँ। કેટલા મહાનુભાવ હતા એનું ટેસ્ટનું પેપર આજ આવ્યું નથી ગ્રુપની અંદર, જો આન્સર ના આપ્યો તો પછી પકડીશ તો 10 વાર કરી દઈશ હો પેપર। બોલો તો કેટલાય ટેસ્ટનું પેપર નહોતું આપ્યું, પીડીએફ ગ્રુપમાં ના આવ્યું હોય એવા, पीडीएफ ग्रुप में ना आई हो ऐसे कितने लोग, दिव्या और चिराग, और क्यों, रीजन क्या है पेपर नहीं देने का भाई, रीजन क्या है पेपर नहीं देने का? आज तो कोई पेपर ही नहीं था, आज तो कोई पेपर ही नहीं था तपस्सु, आज एक भी टेस्ट ही नहीं थी बेटा, पेपर तो कल है। पेपर लिख के सबमिट करवाओ कंपलसरी, और उसी नंबर पे सबको करवाना है ना, उसी नंबर पे सबको, मैं उनको बोल देता हूँ 50% से जिनके कम मार्क्स आए होंगे। ओके सर, हमारे टेस्ट पेपर भेजा था लेकिन चेक करके नहीं मिलना, ओके मेरे को भेज दो, मैं बता देता हूँ सर को, हेल्थ इश्यू, ओके मेरे को भेज दो, आपका पेपर मेरे को भेज दो, ये ऑनलाइन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को भेज दो, अभी व्हाट्सअप कर दो, मैं आगे भेज देता हूँ। डन, चलो हो गया, कितना
चलिए सवाल नंबर आया चाहिए इलस्ट्रेशन। अच्छा सवाल पेपर में लास्ट के रिपीटर के पेपर में था। नंबर 6, नंबर 6, सवाल नंबर 6, चलिए ओपन करें। इलस्ट्रेशन उदाहरण नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोला है 6 नंबर के सवाल में? फिगर नहीं देंगे, फिगर नहीं देंगे, खास ध्यान में रखना। अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी कितनी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 वोल्ट ની શું લગાઈ છે બેટરી, ક્લિયર। નિગ્લિજિબલ ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ, આંતરિક અવરોધને કેન્સલ કરી નાખો, ક્લિયર। ડાયાગ્રામ આપેલો છે ક્યુબિકનો ઓપોઝિટ ડાયગોનલ, બરાબર। ક્રોસ જે છેડા હોય ત્યાં તમારે વાયર કનેક્ટ કરવાનો છે, 12 રેઝિસ્ટન્સ છે, 1 ઓમ રેઝિસ્ટન્સ છે, 12 રેઝિસ્ટન્સ, सबका कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम अवरोध, બધાનો અવરોધ કેટલો છે 1 ઓમ નો છે, બરાબર। ડિટરમાઇન ધ ઇક્વિવેલેન્ટ રેजिस्टेंस, તમારે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવાનો છે, क्लियर। અને एज ऑफ द क्यूब, बस और तो कुछ आपको दिया मैं नहीं है। मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करूंगा, चेंज मतलब इन लोगों ने जो फिगर में ड्रॉ किया है उसको मैं चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। मेरा क्यूब, क्योंकि वैसे भी फिगर तो आपको देने वाले नहीं है लोग, फिगर तो वैसे भी आपको देने वाले नहीं है। क्लियर, ये अपना क्यूब कहां पे कनेक्ट किया है, डायगोनल पे, बैटरी कनेक्ट की है डायगोनल पे, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये अपने डायगोनल में क्या कर दिया, कनेक्ट, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मैं क्या करूंगा, इस बैटरी में से 6i करंट को निकालूंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं कितना भी निकाल सकता हूं, लेकिन वापस 6i आना चाहिए, ये रूल है। बुक वालों ने आई निकाला है तो कैलकुलेशन थोड़ा विचित्र चित्र हो जाता है, मैं 6i निकालता हूं। यहां से भाग पड़ेगे 2i, 2i, 2i के पड़े 3 भाग, 3 भाग पड़े तो जाने वाले के टाइम भी 2i 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 जाने चाहिए, तो ही 6i हो गए ना। ऐसे फिगर ड्रॉ करने का, ध्यान से देखना, वरना वीडियो खत्म होने के बाद रिकैप करके देखना पड़ेगा। 6 के 3 पार्ट, 2 2 2, तो जाने के टाइम भी 2 2 2 हो गए, डन। अब 2 को यहां से आगे निकालो, एक आई और यहां से भी एक आई, यहां से भी 2 के पार्ट, यहां से आई और आई, यहां से भी 2 के पार्ट, आई और आई, है ना, 2 के पार्ट आई आई, 2 के पार्ट आई आई, 2 के पार्ट आई और आई। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहां से आई आया, यहां से आई आया, 2i हो गया, यहां से आई आया, यहां से आई आया, 2i हो गया, यहां से आई आया, यहां से आई आया, 2i हो गया, और वापस घूम के 6i हो गया ना। तो ये आपकी फिगर बन गई, ये बेटा आपकी क्या बन गई, फिगर बन गई, जो आपको बहुत काम में आने वाली है। अब हम किरचॉफ का रूल लगाएंगे, मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम दे दिए मैंने सबके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। मैं डायरेक्ट बार टू बार कौन से रास्ते पे, ए बी सी डी, बैटरी और ए, ये रास्ते पे किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करूंगा, है ना। डायरेक्ट रास्ता, ए बी सी डी, बैटरी और वापिस से, और ये हर एक रेड कलर के वायर में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इन लोगों ने बोला है, लेकिन मैं अभी लूंगा नहीं, मैं अभी साउंड सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड सवाल बनाऊंगा। चलो ए टू बी मैं जा रहा हूं, मैं ए टू बी जा रहा हूं, करंट पर मारी जोड़े जाए तो 2i इंटू रेजिस्टेंस, और आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर बी टू सी में जा रहा हूं, मेरा रास्ता बी टू सी है ना, और करंट भी बी टू सी जा रहा है, तो वापिस माइनस आई आर। चलो सी टू डी में जा रहा हूं, करंट भी मेरे साथ जा रहा है, तो माइनस 2ir। इस वायर में तो करंट है लेकिन रेजिस्टेंस अवरोध નથી એટલે નહીં લેવાનું, અહીંયા भी કરંટ છે પણ રેजिस्टेंस નથી એટલે નહીં લેવાનું, તો વધ્યું શું, ખાલી બેટરી, બેટરીમાં તો પાથ જોતા હતા, તો આપણો પાથ આ છે, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस v आएगा इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वापिस देखो, ए टू बी में गया, माइनस साथ में गया तो बी टू सी में गया, साथ में गया तो माइनस, सी टू डी में गया, साथ में गया तो माइनस, डी टू सी में और डी टू बैटरी तक रेजिस्टेंस नहीं है तो कैंसल, बैटरी से लेकर के ए तक रेजिस्टेंस नहीं है तो कैंसल, इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो प्लस v इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 3 4 5 एक तरफ चले जाए तो ऐसा हो जाएगा,
इतना आया बेटा समझ में, हाँ के ना? इतना आया समझ में, हाँ के ना? मैं बहुत स्पीड में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब 4 मार्क के आने वाले हैं, मेरे को पता ही है, श्योर आने वाले हैं, 4 मार्क का खेल होने ही वाला है। तो भले 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा इस वीक में, ये हमारा वैकेशन का लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक से सभी बैचेस शुरू हो रही है, क्लियर? तो इस वीक में मैं एक्स्ट्रा लेकर के भी इस चैप्टर को आराम से खत्म करूंगा। आउट ऑफ मोटो मैसेज, सर मेरे रिलेशन वाले लोग बोल रहे हैं कि आप इतनी फी क्यों पे कर रहे हो, जबकि 5,000 हो सकता है, तो मेरा कहाँ कौन सा क्लासेस? अब वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपका प्रॉब्लम। क्योंकि वैसे तो गांधीनगर के अंदर भी हम ऑफलाइन की 20,000 फीस ले रहे हैं, 10,000 वाले भी है, लेकिन इनका एक डेमो लेने का, एक वीक यहाँ पे जाने का, इनका डेमो लेके एक वीक यहाँ पे पढ़ने का, आसमान और जमीन का अंतर आपको मिल जाता है, क्लियर? क्योंकि रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, तो रूल्स है ना? और मैं खुद पर्सनली रूल्स में मानने वाला बंदा हूँ, सबके लिए रूल्स सेम होते हैं, है ना? गरीब के बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर ने मेरे पास 5,000 कम लिए थे, अभी भी मेरे को पता है कि मेरे टीचर ने बोला था, ले प्रियेश तो 5,000 रख, जब कभी मैं मांगू तब मेरे को देना। तो थोड़े साल पहले उन्होंने बोला कि भाई तू इंग्लिश मीडियम मेरे साथ पढ़ा, तो मैं उनके साथ ज्वाइंट हो गया इंग्लिश मीडियम में। तो ऐसी होती है चीजें। सब सही बात है। देखो पास और फेल जीवन में अपने ऊपर है, कोई टीचर के ऊपर नहीं है, है ना? पास होना फेल होना अपने ऊपर है, कोई टीचर की औकात क्या आपको फेल कराए या पास कराए, है ना? आप अपने जीवन का दौर एक टीचर को कैसे दे सकते हो, है ना? इसी बैच में हम पढ़ाते हैं, इसी बैच के रिजल्ट आएंगे तब ग्रुप में डालेंगे, मुझे भी पता है मैक्सिमम लोग पास हो गए, 2-3 लोग रह भी जाएंगे, लेकिन आप ही हो जिसने मैसेज किया, ये मैं उनको ही बोलूंगा कि आपने ही लास्ट वीक टेस्ट नहीं दिए। जब आप टेस्ट देते ही नहीं हो तो कौन आपको पास करवा पाएगा, कौन आपको पास करवा पाएगा, आप मेरे को बताओ, है ना? टीचर यहां से कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर आप टेस्ट ही नहीं देते हो, ये तो मैंने आज नाम निकाले तब पता चला, और आपका ही नाम है कि टेस्ट आपने नहीं दिए, जिन्होंने मैसेज लिखा इतना जोरदार, है ना? आप टेस्ट नहीं देते हो, आप होमवर्क सबमिट नहीं करवाते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, और फिर आप बोलोगे कि मैं फेल हुआ, तो आप उसी लायक हो, फेल होने के ही लायक हो। आपको मैं नहीं, अगर HC वर्मा सर भी आएंगे ना तो भी पास नहीं करवा पाएंगे, HC वर्मा सर भी पास नहीं करवा पाएंगे यार। और दूसरों के ऊपर कोई भी चीज थोप देना बहुत ईजी है, कभी हम अपने पे नहीं देखते कि भाई साले मेरी गलती क्या थी, है ना? स्टूडेंट के केस में यही है, स्टूडेंट कभी देखता नहीं कि मेरी गलती क्या है, स्टूडेंट ऑलवेज यही देखता है ये साले मेरे टीचर की गलती। आप फेल हुए तो आपने भी आपके टीचर का नाम दे दिया, मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, तो किसने बोला था कि वहां पे 1 साल निकालो, है ना? कोई रूल तो नहीं था, है ना? तो फेल होने के बाद ऑलवेज हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। जो आपको लाइफ में सीखना है ना? कोई તમને પકડી નતા રાખ્યા કે તમે 12માં ત્યાં જ ભણો, આ તો તમે મૂર્ખા હતા કે તમે ત્યાં બેસી રહ્યા આખું વર્ષ, બરાબર? તમે ત્યાં બેસી રહ્યા અને પછી ફેલ થઈને તમે ટીચરનો વાંક શું કરવા કાઢો? ટીચર તમને એવું નતું કીધું બેટા તું અહીંયા જ બેસી રહે, જેલમાં તો બાંધી નતા દીધા એમણે, यार? तो ये थोड़ी बहुत चीजें अपने ऊपर रखो, सभी ब्लेम टीचर को मत कर दो, है ना? क्योंकि मेरे को पता है अगर पास होता है बच्चा तो बोलता है कि मेरी मेहनत थी, और फेल होता है तो बोलता है कि टीचर की मेहनत थी, है? तो टीचर तो ऑलवेज बीच में ही मर जाता है इसी चीजों में। चलो अब बाकी रूल्स है, मैं तो यहाँ पे क्लियरली वीडियो में भी बोलता हूँ, जिनसे जो भी फीस की बात हुई थी वो टाइम पे वो नहीं होगा तो यहाँ से इनएक्टिव ही हो जाएगा, क्योंकि रूल्स सबके लिए रूल्स ही है और वो रूल्स ही रहेंगे, क्लियर? रूल्स रहेंगे, वो मैं फॉलो करता हूँ और आप सबको भी बोलूंगा कि आप सब भी फॉलो करो। अगर एक कलेक्टर का बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है इस बैच में, उनका होमवर्क बाकी होगा तो वो भी 6 बार लिखेगा, और एक साधारण आदमी का बच्चा भी पढ़ रहा है उसका भी होमवर्क बाकी होगा तो वो 6 बार ही लिखेगा, कोई कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं है ना? और अगर आपको नहीं लिखना है तो आराम से इनएक्टिव हो जाओ, खुद से करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑलवेज हम दूसरे लोगों की सुनते हैं, પેલો આવું કહેતો, એટલે આખી જિંદગી તમે બીજાનું જ સાંભળ્યું છે, અને મને ઘણા લોકો કહે છે કે તું ક્લાસ 1 ઓફિસર બની જા, શું કરવા ટ્યુશનમાં ટાઈમ પાસ કરે? તો હું એનું સાંભળવા જ નહીં જતો ને, મારામાં કેપેબિલિટી છે, હાલ હું બધું બંધ કરીને ક્લાસ 1 ની તૈયારી કરું તો 1 વર્ષમાં પાસ થઈ જાઉં, એક જ વર્ષ થાય મેક્સિમમ, પણ મારે નથી જવું ક્લાસ 1 માં,
બરાબર, મારું આખું ફેમિલી ગવર્મેન્ટમાં છે, મારા પપ્પા સાઈડનું, મારા મમ્મી સાઈડનું બધા ડોક્ટર છે, હું એક જ એવો છું જે ટીચરમાં છું. તો હું બધાનું સાંભળવા જઈશ ને તો આ દુનિયામાં કશું વધશે ને તો તમે લોકો એટલે આખા ગામનું ના સાંભળો. કોક આઈને તમને એમ કહેશે કે આ કરો, કોક આઈને તમને એમ કહેશે આ કરો, આખી દુનિયાનું સાંભળવા ગયા તો યાદ રાખજો છેલ્લે તમે તમારું કશું નહીં કરી શકો. હું તમને એવું કહેતો જ નથી કે તમે એન્જિનિયર બનો, ડોક્ટર બનો, એટલે તમને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એ કરો, પણ એટલું જોરદાર કરો કે એમાં તમે તમારા નંબરના ટોપ પર હો. યાર, તો દુનિયાનું સાંભળવા ના જાઓ. મને ઘણાએ કીધું કે ઓનલાઈન બેચ રિપીટરની ના કરીશ, એટલે શું કરવા, જેને જરૂર છે એને તો ભણાવવા તો, એટલે ઓફલાઈનમાં ધ્યાન આપો. બધાને કહો કે અહીંયા હોસ્ટેલ પર આવે, तो હું બધાનું નથી સાંભળતો. क्लियर? तो आप लोग भी बेटा खास सबका मत सुनो, हाँ पेरेंट्स का खास सुनो अगर वो सच बोल रहे हैं तो, है ना, क्योंकि पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते, है ना, वो आपके लिए बोलते. ठीक. क्लियर? अपने आप में बिलीव रखो बेटा. चलो, मस्त सम चल रहा था, सम की वाट लगाई. चलो जॉब्स હતો, રિઝલ્ટ આવ્યું ને, તો રિઝલ્ટ આવ્યું તો એક છોકરાને મમ્મીએ કીધું કે બાજુવાળા રમણ કાકાની પ્રિયાને જો કેટલું રિઝલ્ટ આવ્યું. તો પેલો કે આખું વર્ષ એ પ્રિયાને જોવામાં જ મારું આવું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. ક્લિયર? હજી તમે મને એને જ જોવાનું કહો છો, તો આના જેવું છે. ચલો, अब क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लूंगा. क्या ले लूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखना ध्यान से. हाँ, मेहनत करो यार, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे. मेहनत ही नहीं करनी है, खाली बातें करनी है, तो बातें करने से तो साला मैं भी नहीं पास होता. आप कहाँ पास होगे? હું રોજ જાપ કરું મારે પાસ થવું, એમ થોડું પાસ થવાય. वाँचो तो पास थवाए. चलो देखो यहां तक पहुंच गए. अब मैंने क्या किया, बैटरी में से 6i करंट निकाला, करंट तो 6i निकाला, इसका टोटल का मैंने रेजिस्टेंस क्या लिख लिया, R डैश. इस टोटल का रेजिस्टेंस मैंने क्या लिख लिया, R डैश. और जिनको जिनको मैसेज आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उन लोगों ने अगर पेरेंट्स का कॉल मुझे नहीं करवाया या फिर 2 दिन में जो रिमेनिंग्स की बात हुई थी वो पे नहीं हुई, तो आपको एक भी नोटिफिकेशन दिए बिना हम यहां से इनएक्टिव कर ही देंगे. ये फाइनल ही है. क्लियर? क्योंकि हमने आपका प्रॉब्लम था इसलिए इतना टाइम दिया, अब आपका टाइम आ गया है इसलिए इंस्टीट्यूट से मैसेज आया, तो मैसेज आया है तो इनएक्टिव भी हो ही जाओगे. फिर एक्टिव करने में 2 दिन का टाइम लगेगा. क्लियर? तो क्लियर ही मैंने बोल दिया है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को मैसेज किया, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, और मेरा तब दिमाग हटता है जब सामने से मैसेज नहीं आता. आपका कभी भी कॉल आया होगा तो मैं कहीं पे भी होगा, मैंने कॉल किया है या फिर मैंने मैसेज का रिप्लाई भी दिया है. तो जो હું આટલા પ્લેટફોર્મ પર પહોંચીને તમને આન્સર અને તમારા કોલનો જવાબ આપતો હોય તો તમારી પણ એટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે કે સામે રિપ્લાય કરવો. મારો ગુસ્સો ત્યારે જ વધે કે રિપ્લાય કોઈ ના કરે. ક્લિયર? એમને બધા રિપ્લાય મેં આપ્યા હોય, મને કોઈ રિપ્લાય ના કરે એટલે મારું મગજ હટે. પછી છે ને હું ધ્યાન નહીં આપું તો હું ક્યારેય ધ્યાન નહીં આપું, હું સીધું જ બ્લોક જ કરી દઈશ, સીધી મેટર જ ક્લોઝ. ક્લિયર? બધી જગ્યાએથી બ્લોક મારી દઈશ. ક્લિયર? તો તમે બી ખાસ યાદ રાખજો, તમને કોઈ મેસેજ કોઈ સરનો આવે છે તો તમને રિપ્લાય આપો. તમારો વાંક હોય ને તોય રિપ્લાય આપો કે હા સાહેબ મારો વાંક છે, તમે સાચા જ છો. ક્લિયર? કેમ કે બધા સાહેબોને મેં કીધું છે કે એકેય સ્ટુડન્ટનો ફોન ના ઉપડ્યો તો હું તમને ધમકાઈશ. આવું મેં બધા સાહેબોને કીધું છે. હું તમારા ફોનના રિપ્લાય આપું છું. બરાબર? 30-30 મિનિટ વાત કરેલી છે મેં પેરેન્ટ્સ જોડે. તમારા ફ્યુચર માટે વાત કરીશ, કેમ કે મને કોઈ ફરક નહીં પડ્યો તમે કોણ છો, હું તમને અમુકને તો ઓળખતો નહીં, તો તોય તમારા ફ્યુચર માટે વાત કરું છું. તો અહીંથી એક મેસેજ આવે તો એનો રિપ્લાય કમ્પલસરી તમારે આપવાનો છે. બરાબર? અહીંથી ફોલો ઇન્સ્ટ્રક્શન નહીં થાય, હોમવર્ક નહીં થાય, ટેસ્ટ નહીં આપો, કોઈ જરૂર નથી, હે ને, જાતે પાસ થઈ જાઓ. ક્લિયર? અહીંથી કોઈ ફરક જ નથી પડતો. તમે જો તમારું જ કરવા માંગતા હોય તો પાસ ના થાવ જીવનમાં, હું નહીં ગમે તે ભણાવે. ક્લિયર? તો અહીંથી જેમ ચાલે છે મસ્ત રીતે તમે તૈયારી કરો, પાસ ના થાવ તો મને કહેશો. डन? तो यहां से निकला 6i, वापिस गया 6i. अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ओम का रूल पता है, V इज इक्वल टू क्या है, IR, है ना, ओम्स लॉ. क्या है? ओहम नो नियम. तो V तो V ही है, I कितना है 6i, और R को मैं क्या बोल दूंगा अभी, R डैश. मैंने क्या किया, मैंने ऐसा माना कि ये जितने भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट R डैश है. Let suppose equivalent of all resistance is equal to R dash. Equivalent એટલે સમતુલ્ય. All resistance એટલે બધા અવરોધ. બધા અવરોધનું સમતુલ્ય શું છે? R dash છે. मैंने ऐसा मान लिया.
अब देखना शांति से, रूल तो यही है ना, V इज इक्वल टू आई आर, लगा दिया। अब आप थोड़ा दोनों में ध्यान से देखो, 1 और 2 में बैटरी तो सेम ही है, बैटरी तो चेंज ही नहीं हुई, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। સરખાવતા કોને? સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને। તો V બરાબર 5IR ઇઝ ઇક્વલ ટુ V બરાબર 6IR ડેશ, 6IR डैश, आई आई कट हो जाएगा, तो 5/6R इज इक्वल टू क्या आएगा? R डैश। तो आपकी बुक में भी यही आंसर होगा, आप चेक करोगे ना, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आया होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आया होगा। तो ये फिक्स है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? 5/6R होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? 5/6R होता है। तो एमसीक्यू में भी अगर ऐसा पूछे तो ये डायरेक्ट आंसर है। डन। तो हमने क्या किया? A to B 2IR, B to C IR, C to D 2IR, सब साथ में तो माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस V इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करके V ले लिया। फिर ये पूरे का मैंने सपोज किया R डैश है, करंट यहाँ पे उन लोगों ने I लिया होगा क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे I लिया है, हमने 6I लिया तो 6I लेगा, तो 6I V इज इक्वल टू IR, I कितना 6I, R कितना R डैश, दोनों को मैंने कंपेयर किया है ना, तो 5IR इज इक्वल टू 6IR डैश, तो R डैश कितना होगा? 5/6R होगा। तो ये मेरे को मिल गया। अब ध्यान से सुनो, हियर अपने को आर भी गिवन है, कितना दिया है? आर 1 ओम दिया है, हियर मतलब अहीं, तो आर डैश कितना होगा? 5/6 इंटू 1, तो आर डैश कितना आएगा? 5/6 ओम आएगा। कितना आएगा? 5/6 ओम आएगा। ये आपका आर डैश का आंसर आ गया। आर डैश कितना आया? 5/6 ओम आपका आंसर, क्योंकि आर की वैल्यू 1 इन लोगों ने दी है, कुछ भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, तो वो अपने को वहां पे रख देने की। क्लियर। अब इन लोगों ने आगे ऐसा पूछा है कि सब में से पास होने वाला करंट निकालो। क्या पूछा है? सब में से पास होने वाला करंट निकालो। तो कैसे निकालेंगे बोलो? चलो कौन बताएगा? सब में से पास होने वाला करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट पहले तो निकालना पड़ेगा, तो पहले को हमें आई निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो कमेंट में बताओ, मैं आपकी कमेंट पढ़ने यहाँ पे बैठता हूं। चलो टोटल कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, आई ना बदले 6 लखा से चाल से ओके, वेरी नाइस विश्वा। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, क्या आएगा देखना, V इज इक्वल टू आई आर। V गिवन है, कितना गिवन है? V कितना गिवन है? यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट। I कितना था बेटा? 6I। देखो I अपने ने 6I निकाला था, और R इक्विवेलेंट कितना आया? 5/6 आया ना। फाइव बाई सिक्स आया आर इक्विवेलेंट, तो 6 से 6 मरेगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो आई कितना आएगा? 2 एम्पियर। देखो मेरे को एक चीज याद आ रही, सुनो ध्यान से सुनो। मैं आपको ना एक मेरा खुद का केस, मैंने ये मैसेज वापस पढ़ा, उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि तू फेल ही होगी। मेरे को मेरा एक इंसिडेंट याद रहा था। 12th के बाद बीई में मैंने उस टाइम पे मैकेनिकल में एडमिशन लिया था। मेरे टाइम 2009 में मैकेनिकल टॉप पे था, मतलब अगर मैं 2008 में होता तो मेरे जितने मार्क थे उसमें मेरे को निरमा, पीडीपीयू, डीएआईसीटी सब जगह पे एडमिशन मिल जाता। लेकिन 2009 में मेरे उतने ही मार्क के मेरे को वो एक भी कॉलेज में नहीं एडमिशन मिल रहा था, क्योंकि अचानक से मैकेनिकल की डिमांड आ गई। पता नहीं ये सब चलता, अभी कंप्यूटर आईटी की है, मैकेनिकल डाउन पे, तो अभी अगर मैं मैकेनिकल करना चाहूँ तो मेरे को वापस वो सब कॉलेज में मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे टॉप में मैकेनिकल आने के मेरे को अच्छी कॉलेज में नहीं मिल रहा था। उसके बाद जितनी भी कॉलेज थी उसमें फीस में मिल रहा था, मेरे को फीस पे करके नहीं पढ़ना था क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया, उस टाइम एक नई कॉलेज आई थी, नई ही ओपन हुई थी, 2009 में पहला साल था, उसमें मेरे को TFWS में मिल गया।
तो मैंने उस TFWS में ले लिया। उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला था मेरे को कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा क्लियरली बोल दिया था मेरे को, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने उनको आंसर नहीं दिया, मेरे को पता था कि अगर मैं आंसर देता तो मैं ही गलत हूं, है ना। मेरिट ऊपर गया तो वो जा भी सकता है ना, उसमें मेरी ही गलती है कि मार्क अच्छे लाने थे, क्योंकि मेरिट ऊपर जाएगा तो मार्क अच्छे होते तो एडमिशन तो मिलता ना। बहुत सारे लोगों को मिला था उस टाइम पे जिनके मेरे से भी अच्छे नंबर थे। तो मैं कुछ बोला नहीं, बात सही है कि भाई मेरी गलती है, तो मैंने एक्सेप्ट की। लेकिन फिर उतनी मेहनत की उस 4 साल में, अभी कभी कभी मेरे पापा बोलते हैं तो मैं उनको याद करवाता हूँ कि आपने तो बोला था तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आप जब मार्केट में घूमने जाते हो तब सब लोग बोलते हैं कि देखो प्रिय सर के पापा है यार। तो ऐसी चीज है, अभी आंसर मत दो किसी लोगों को। मैंने बोला था आपको 2 महीने के लिए रूम में पैक हो जाओ और ऐसा काम करो 2 महीने के बाद रिजल्ट जब आए तब बाहर निकलना, क्योंकि अभी आप हो प्रॉब्लम में, आप खुद आपने गलती की है तो अभी आपके ऊपर इल्जाम है। अब बोलने से नहीं हटेंगे, काम करके दिखाने से हटेंगे। तो काम तो करना पड़ेगा। मैंने 4 साल किया था, आपको तो 2 महीने ही करना है। अब आप सोचो 4 साल की जेल और 2 महीने की जेल में कितना फर्क है ना, इतना फर्क है। तो इसलिए मैं बोलता हूं दिमाग में बहुत मत घुमा के बैठो, करना है भाई करना है, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। मेहनत करता रहूंगा, एक दिन मेरे को सफलता जरूर मिलेगी और मिलती ही है। मेहनत करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सही बात है। मेहनत करते रहोगे तो फायदा होगा ही होगा। देखो नेक्स्ट वीक से जो ट्यूशन होगे मेरे, वो 7 से लेकर के 10 कंटिन्यूस है, बीच में 1 घंटे का खाने का टाइम। मैं सोचू कि कैसे होगा, 7 से लेकर के रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस बैच है। अब मैं सोचूंगा कैसे होगा, तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। करूंगा, 1 महीना है ना, 1 महीने का लोड है, हो जाएगा क्लियर। तो आप भी करो, 1 महीने मेरे साथ लोड लो। चलो आई मेरे को मिल गया 2i। अब ध्यान से देखना, ये 2i तो आई मिला है, 2i तो मेरे को आई मिला है, बैटरी में से निकलने वाला नहीं मिला। बैटरी में से तो हमारा कितना निकल रहा है 6i, तो वो एक्चुअल में 6 इंटू 2 कितना निकलेगा, 12 एम्पियर निकलेगा, है ना। हमने क्या किया, v इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का v कितना है, बैटरी का v 10 है जो गिवन है। i मेरे को निकालना है 6i, मैंने निकाला था ना। और r इक्विवेलेंट 5/6, 6 से 6 मारा 5 नीचे, तो 5 टू 10 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये 2 एम्पियर एक्चुअल में नहीं निकल रहा हमारा, तो 6i निकल रहा है। तो 6 इंटू 2 मतलब 12 एम्पियर निकल रहा है। अब 12 एम्पियर के यहां से पार्ट पड़ेगे 3, तो इसमें कितना जाएगा 4 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 4 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर के भी पार्ट पड़ेंगे, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर 2 एम्पियर, फिर वापस 2 एम्पियर 2 एम्पियर। आई की जगह पे वैल्यू रखो 2, जहां जहां पे आई दिख रहा है यहाँ पे 2 रखो, तो 4 एम्पियर यहाँ पे, 4 एम्पियर यहाँ पे। तो लास्ट में लिख के दिखा दो कि भाई ए बी वायर में तो कि भाई 2i जा रहा है मतलब 4 एम्पियर, फिर बीसी वायर में आई जा रहा है मतलब 2 एम्पियर। ऐसे आपको सबका दिखाना है, बार वायर का, कितने वायर का, बार वायर का दिखाना है। बार तार, वायर मतलब तार, समझ गए फंडा। यही आपके वायर का रेजिस्टेंस है, आप चेक करोगे ना तो यही आंसर आता है। अब शांति से इस सवाल को देख लो, लास्ट ईयर 3 मार्क में रिपीटर के पेपर में पूछा गया सवाल, फिगर नहीं दी थी और देगे भी नहीं। और अगर फिगर में वो लोग आई लेते हैं तो सिंपल बात है, I/3 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 आएगा ना बेटा। ऐसा देखो, अगर वो लोग फिगर में आई देते हैं, फिगर नहीं देते हैं, मान लो नहीं देते हैं, मेरे को पता ही है आज तक कभी नहीं दी, लेकिन कोई टीचर ऐसा हो कि मेरे को फिगर देनी है और मेरे को स्टूडेंट को परेशान करना है, तो देखना कैसे देंगे। यहां से आई निकला तो ये I/3, 3 भाग पड़ेगा ना, हो गया, 3 पार्ट पड़े। अब ये I/3 के भी 2 पार्ट पड़ेंगे, तो I/3 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा I/6। यहाँ पे कितना आएगा I/6, यहाँ पे कितना आएगा I/6। अब सब जगह पे I/6, यहाँ पे भी I/6, यहाँ पे I/6, यहाँ पे I/6, वापिस घूम फिर के I/6 I/6, तो I/3 I/6 I/6 I/3 I/6 I/6 I/3, और टोटल घूम के वापिस आया, आई घूम के वापिस आएगा। मुझे पता ही है आप में से किसी के भी ट्यूशन टीचर ने यहाँ पे 6i लेके इतना इजी सम आपको नहीं करवाया होगा, उन लोगों ने बुक का ही लिया होगा। कोई टीचर ऐसा था जिनके टीचर ने यहाँ पे 6i लिया हो, मेरे को कमेंट में बताओ, मैं देखता हूँ। 6i लेके ये सम सॉल्व करवाया कोई अच्छा टीचर ऐसा आपने पढ़ा है जहां से पढ़ा हो, कमेंट में बताओ, देखते हैं। ये बहुत बड़ा कुछ मैसेज आया, अभी देखते हैं। पहले आप मेरे को ये बता दो, फिर हम आगे भी एक और 2 सवाल करने हैं। हाँ, किसी के भी टीचर ने नहीं करवाया होगा, मेरे को पता है ना।
ओके, मंत्र का जो क्वेश्चन है कि सर सवाल देख के आंसर नहीं पता चलता, तो इसका रीजन यही है, सब सवाल को आप देखते हो, उसका सॉल्यूशन सामने, तो सब सामने ही है, तो वो तो पता चलने ही वाला है कि यही आएगा, है ना। ये सवाल को पहले देख लो, फिर 2-3 बार खुद से ट्राई करो करने का, है ना, खुद से ट्राई करो। क्लियर, खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो गलती पता चलेगी, और फिर गलती पता चलेगी तो उस गलती के ऊपर वर्क करना है। तो खुद से बुक बंद करके सम सॉल्व करने का ट्राई करो। फिजिक्स में एक्चुअल में थियरी से ज्यादा सम में मार्क खींच सकते हो, क्योंकि इक्वेशन रखो, वैल्यू रखो, आंसर। ऐसा थियरी में नहीं होता है। आप गलत जाते हो, साहब મને थियरी આવડે, મને દાખલા ન આવડે, એટલે ભાઈ દાખલા સહેલા હોય, થિયરી અઘરી હોય, કેમ કે દાખલામાં ઇક્વેશન મૂકવાનું હોય, વેલ્યુ આપેલી હોય, મૂકો ને આન્સર લાવો, યુનિટ લખો એટલે પૂરા માર્ક। કઈ થિયરીમાં એવું હોય? એમસીક્યુ જેવું છે દાખલા। ક્લિયર? हाँ नीश, वेरी गुड। तो नीश आपका टीचर अच्छा होगा, अगर आपके टीचर ने कराया है ना तो वो रट्टा वाला टीचर नहीं होगा। और दूसरा एक बंदा ऐसा बोला, एक साहब स्कूल में गए तो टीचर એવું કે મારું પેપર અઘરું આવશે એપ્રિલનું, જુલાઈનું, તો સાહેબને કહો પેપર આપી દો જુલાઈનું। સાહેબને કહો સાહેબ જુલાઈનું પેપર આપી દો, ગઈ વર્ષનું જુલાઈનું પેપર જોઈ લેજો, ગયા વર્ષનું જુલાઈનું પેપર જોઈ લેજો, અને આગલા વર્ષનું જુલાઈનું પેપર જોઈ લેજો, એના આગલા વર્ષનું જુલાઈનું પેપર જોઈ લેજો। દરેક વખતનું જુલાઈનું પેપર, કોરોના વખત વાળું ના જોતા। मतलब जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तब 12th में भी प्रमोशन मिला था, लेकिन रिपीटर को नहीं मिला था उस टाइम पे, वो पेपर मत देखना। उसके अलावा जो कोई भी पेपर देखना है देख लो, मार्क्स से इजी पेपर है। अमुक टीचर ने खबर ज नहीं होती, कोई वस्तु नहीं, पेपर જોયા વગર બેઠો, આજુ માર્કેટમાં આવતી બધું કીધા કરે તમને, તમે જોઈ લો, હું તમને કહું એન કરતા તમે જોઈ લો, है ना। रुको, તમને લોકોને છે ને મારે એક્ઝામ્પલ આપવા પડે બધા। हमारा टीचर एक तो ઊંધા માર્ગે તમને દોરે અને અહીંયા મારી વાટ લાગી જાય। देखो આપણે પ્રૂવ જ કરી દઈએ, પેપર સહેલું કે અઘરું, હું તમને જ પૂછું હે, બોર્ડ પેપર, बोर्ड पेपर, बोर्ड पेपर, बोर्ड के पेपर मैंने यहाँ पे रखे हैं कहीं पे, बोर्ड पेपर। ओके ओके, अपने को देखने का रिपीटर का पेपर है ना, फिजिक्स पेपर 2020 बोर्ड, मई 2021, ये मई का, मार्च का, हाँ ये रहे। 2023 पेपर पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम बोर्ड फिजिक्स पेपर, गुजराती मीडियम देखते हैं कौन सा ईयर का है, मैं चेक करता हूँ, मेरे को भी ईयर नहीं लिखे इसमें, अपने ओपन करके ही चेक करते हैं। ये तो मार्च का है, चलो ये तो अपने को नहीं देखने का, दूसरा देखते हैं। मार्च वाले नहीं देखेंगे, रिपीटर के पेपर देखते हैं ना, डायरेक्ट लाइव में ही चेक कर लेते हैं पेपर, फिर आपको टीचर को पेपर दिखाना, प्रिंट निकालवा के ले जाना टीचर के लिए। चलो इसमें सारे पेपर है मार्वल के अंदर, चलो हाँ बोर्ड के पेपर इसमें है। ये अगस्त वाला मत देखना, 2020, 21, 22, 2020 में मास प्रमोशन था, है ना, मास प्रमोशन वाला मत देखना, उसके बाजू वाला सब पेपर देखना। और देखना तो देखना, इसमें भी इजी सवाल बहुत थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। हाँ ये मार्च 2020 का पेपर है ना, तो अपने मार्च का तो नहीं देखना है, अपने मार्च में तो ऐसा बोला टीचर ने कि इजी होता है, तो अपने को कौन सा देखने का, मार्च के बाद का देखने का। चलो फटाफट से नीचे जाने देते हैं, मार्च के बाद का पेपर देखते हैं। ओके ये कौन सा पेपर है चेक करो, भले टफ हो तो अपने देखते हैं, कहाँ अपने कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा पेपर है, अगस्त 2020, मतलब रिपीटर का पेपर है, देखना शांति से। ताले कॉन्फिडेंस डाउन करने में तो आपके टीचर का पहला नंबर होता है। એવું કહેવાનું શું જાય પેપર સહેલું જ આવે છે, જાણે પોતાના ઘરમાંથી માર્ક કાઢીને આપવા એવું કરી તમારા ટીચર તો। चलो रिपीटर का पेपर टफ होता है। पहला सवाल देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर, બે સ્ફીયર વચ્ચે કેટલું બળ લાગે, ચાર્જ આપ્યા છે, ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે, લો આપ બોલો 2 માર્ક આવે કે ના આવે, અઘરું પેપર છે ये 2 मार्क आप ही बोलना। दूसरा सवाल, 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखानी 4 लाक्षणिकता। चलो अघरू पेपर के सहेलू पेपर, आ चैप्टर नंबर 1, आ चैप्टर नंबर 1 ल्यो क्यों मने बोलो, हमने जो किया उसमें से ही मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 भी है नीचे, पहले ये बोलो, है ना, टफ पेपर हो, इसको टफ पेपर बोलते हैं।
आपके टीचर के रिस्पेक्ट में। देखो ये प्रिज्म वाला यहाँ पे है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन प्रिज्म तो मोस्ट आईएमपी है, अभी चला नहीं, लेकिन पेपर टफ है। फिर बूस्टर्स लो, पेपर टफ है इसलिए पूछा है। अल्फा बीटा गैमा डी के, अल्फा बीटा डी के मोस्ट आईएमपी, देखो बीटा डी के पूछा है। फिर ये सम अभी करने वाले हम, ये थियरी भी करने वाले हैं, है ना, ये सब आईएमपी है। मैंने बोला था 4 मार्क का एक आता है, लेकिन टॉप पेपर, आपके टीचर बोला ना टॉप पेपर, ये टॉप पेपर, इसको बोलते हैं टॉप पेपर। देन तो जितना करवाया उतना तो इजी ही है इसमें। हाँ, एक सवाल टफ आया था 4 मार्क का, एडिशनल का था, तो अपने को 4 मार्क से कहाँ फर्क पड़ता है ना, 96 मार्क का पेपर लिखेंगे, है ना। चलो ये खत्म, उसके बाद का एक और दिखा देता हूँ आपके शांति के लिए, मन की शांति होनी जरूरी है। સૌથી અઘરું પેપર એ હતું અત્યાર સુધીનું બોર્ડનું, તમારા વાળું એના પછીનો નંબર આવ્યો, એ અઘરા પેપરમાં સહેલા પ્રશ્નો હતા, એટલે એવું ના હોય એટલે આ પેપર અઘરું આવે। જો હું તમને એક હજી પેપર બતાવી દઉં, તમારા દિલને ઓર શાંતિ કરાવી દઉં। ખોટું તમે ટેન્શનમાં રહો આખી જિંદગી અને પાછા ફેલ થાઓ। ये कौन से साल का है? ये तो मार्च 2022 का है। इसका अगर रिपीटर है तो मैं चेक करके देता हूँ आपको। ये रहा, देखना शांति से, आई थिंक यही रिपीटर का पेपर ही है। हाँ, कौन सा है? स्टैंडर्ड 12 पेपर 7 पार्ट 1। नहीं, आई थिंक ये नहीं है, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, बस ये 2 पेपर ही इसमें मेरे को दिखे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर चेक करना पड़ेगा मेरे को आगे इंडेक्स में। जुलाई 2022 का पेपर 90 नंबर के पेज पे है, जुलाई 2022। हाँ, जुलाई 2022 का पेपर देखते हैं अपने 90 नंबर के पेज पे। एक मिनट, ये आ गया रिपीटर का पेपर। अब ध्यान से देखना पेपर, जुलाई 2022 मतलब लास्ट ईयर का रिपीटर का पेपर है, लास्ट ईयर का रिपीटर का पेपर, जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट पास थे रिपीटर के। पहली बार ऐसा हुआ था, 100% रिजल्ट आया था, કેમ કે પેપર બહુ અઘરું હતું એવું આપણા સ્કૂલના સાહેબો કહેતા હોય છે। આવું તમે એક નહીં, મને ઘણા બધાના ફોન આવ્યા છે, એટલે હવે મારે બતાવવું જરૂરી। ચલો પહેલા ક્વેશ્ચન, પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર, सबसे टॉप सवाल है ना, मोस्ट आईएमपी टॉप सवाल, पेरेलल प्लेट कैपेसिटर, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, पहला चैप्टर नो मोस्ट आईएमपी सवाल તમને બધાને આવડે છે। तो 2 चैप्टर हमने किए, वो दोनों के तो सबसे आईएमपी सवाल है, वो पूछा है दोनों, 4 मार्क तो अपने मिल गए। अब तीसरा चैप्टर तो अभी हमने किया नहीं है, अब थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ। चलो ये सवाल हमने किया था चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज। इलस्ट्रेशन होगा तो दूसरा सवाल होगा, एक्सरसाइज हશે तो पहलो सवाल હશે, ક્યાં જીરો થાય v હતો ના સવાલ, v ક્યાં જીરો થાય, અને અત્યારે કર્યો એ સવાલ લો, આ રહ્યો આ ક્યુબ વાળો સવાલ, બે સવાલ લો 3-3 માર્કના। આનથી સહેલું શું હોય, આનથી સહેલું શું હોય? પછી આની અંદર જુઓ, ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ, સિરીઝ અને પેરેલલ કનેક્શનનું ઇક્વિવેલન્ટ કીધું લ્યા, આનથી સહેલું શું હોય બોલો લ્યો? આ લ્યો પેપર અઘરું હોય છે। વિસ્ટન બ્રિજ આજે જ કર્યો, લો વિસ્ટન બ્રિજ પણ આપણે આજે કરી નાખ્યો, વિસ્ટન બ્રિજ પેપરમાં આવ્યો છે, क्लियर? बस बाकी सब तो बाकी है। अब मेरे को बोलो 4, 4, 8 मार्क और 3 में 3 ने 3 6 मार्क, 8, 9, 10, 11, 12, 14 मार्क નું તો સાવ સહેલું સહેલું પૂછ્યું છે, હજી તો આપણે બાકીના ચેપ્ટર જોયા જ નથી, है ना। આ રી 14, 15, 18 માર્ક નું ચેપ્ટર 1, 2 માંથી છે, બધું આઈએમપી છે। હવે મને કમેન્ટમાં કહો કે સહેલું હોય પેપર કે અઘરું હોય? ચલો પેપર સહેલું હોય કે અઘરું હોય કયો? તમારા ટીચર જે કહેતા હતા ને। हाँ, लेंस मेकर है 4 मार्क में से। हाँ, सबसे टफ अभी तक कोई अगर आया हो तो ऑगस्ट रिपीटर का आया है। क्यों ऑगस्ट रिपीटर का आया है? क्योंकि ऑगस्ट रिपीटर में रेगुलर की एग्जाम नहीं हुई थी, ओनली और ओनली रिपीटर की हुई थी, मास प्रमोशन था उस टाइम पे, है ना, मास प्रमोशन था, लेकिन उसमें भी आईएमपी सवाल थे, उसमें भी आईएमपी सवाल थे, है ना। तो हर बार आपका टीचर जो कहता है वो सही नहीं होता है, टीचर ने खबर ज नहीं होती, टीचर एनालिसिस ज नहीं करता। તમને એવું લાગશે કે પ્રિયેશ સર આટલા કોન્ફિડન્સથી કેમ બોલે છે,
કેમ કે હું જ્યારથી ભણતો હતો ને ત્યારે હું જ્યારે એક્ઝામ આપતો હતો તો હું છેલ્લા 5 વર્ષના પેપરના એનાલિસિસ કરતો હતો હું એઝ અ સ્ટુડન્ટ કે ભાઈ ટીચર કઈ સાયકોલોજીથી પેપર કાઢે છે અને હું એવી રીતે તૈયારી કરતો, બધું નતો કરતો તો એ સારા માર્ક આવતા હતા. તો હું અત્યારે તમારા લોકો માટે બી એ જ સાયકોલોજી યુઝ કરું છું કે ભાઈ ટીચર કયો સવાલ પૂછે છે 5 વર્ષમાં. નીટમાં અમારા સ્ટુડન્ટ કેમ સિલેક્ટ થાય છે, હે ને? લાસ્ટ ટાઈમ જ હતો 665 665 માર્ક હતા, ગાંધીનગરમાં પહેલો નંબર, મારો સ્ટુડન્ટ છે જય પટેલ નામનો, બીજે મેડિકલમાં છે. રીઝન શું છે? એનાલિસિસ. 10 વર્ષના પ્રશ્नों एनालिसिस से भाई नीट में आ रही प्रश्न आ रहे फिक्स जो है क्लियर. तो ये एनालिसिस सही चलता है. तो अभी आपका टीचर बोले पेपर टफ आएगा, उनको बोल देने का कोई दिक्कत नहीं टीचर, मेरे को तो सब आता है ना. तो घबराओ मत, जब कोई कुछ बताए तो पहले उसका एनालिसिस करो, फिर आप खुद से सोचो कि पेपर टफ आता है कि इजी आता है. पेपर बहुत इजी आएगा, देख लेना देख लेना. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा. सवाल चलते हैं. चलो एक रेगुलर मेथड फिक्स है, उसको हम देख लेते हैं. टेम्परेचर वाले सवाल आप उसके ऊपर फोकस करो. चलो नहीं, टेम्परेचर वाले सवाल नहीं करने हैं, टाइम जाएगा, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है. एक्सरसाइज का नंबर 1 देखो. સ્વાધ્યાયનો પહેલો, है ना, સ્વાધ્યાયનો પહેલો. द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार. कार ની એક स्टोरेज बैटरी છે, એનો ईएमएफ 12 वोल्ट છે. और मैंने आपको सम की जेरोक्स दे दी है ना. मैंने आपको सम की जेरोक्स ग्रुप में ही दे दी है, कोर्स में भी ऐड कर दूंगा, उसमें से ही सम करना है. सबसे अच्छी फिजिक्स में कोई सम वाली बुक हो तो वो है. इसके जो भी ऑथर है वो ऑथर मेरे टीचर है ना. इसके जो ऑथर है अनिल सर, वो मेरे टीचर है ना. मैंने उनके पास से बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी हुई है अपने लाइफ में. तो बहुत मस्त लिखते हैं बुक और आपको बहुत मजा आएगा. ठीक. ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट. उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस એટલે આંતરિક અવરોધ, નાનો r કહેવાશે 0.4 ઓહ્મ. વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ કરંટ? I. કરંટ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ તમારે નીકાળવાનો. ઓહો હો, આ તો કોને ના આવડે? બધાને આવડે ને. ઓહમનો નિયમ શું હતો? V E IR. तो I શું થશે બેટા? E/R. E कितना? 12. R कितना? 0.4. तो 12 × 10 डिवाइड बाय 4, 4 तरी 12, 30 एम्पियर करंट आएगा. ये आपका आंसर. सिंपल, हाँ के ना? सिंपल, हाँ के ना? उसके बाद दूसरा सवाल देखो, ये भी इजी. ये सब आपके पेपर में आ सकते हैं. किसमें? एमसीक्यू पे, है ना. मैं हर बार बोलता हूँ स्वाध्यायના સવાલો બધા એમસીક્યુ માટે મોસ્ટ આઈએમપી. તમે જે એમસીક્યુ કરતા હોય છે ને સ્વાધ્યાયમાંથી પૂછેલા છે, એ હું પ્રૂવ કરીને બતાવીશ. પણ એક વખત મને સિલેબસ પતી જવા દો, પછી બધી આપણે પ્રૂવ ઉપર જ ચલીશું. પ્રૂવ ધેટ કે ભાઈ પેપરમાં આવતા એમસીક્યુ સ્વાધ્યાયના સવાલો જ હોય છે. પ્રૂવ ધેટ જુલાઈનું પેપર સહેલું જ હોય છે. પ્રૂવ ધેટ जुलाई एग्जाम में हूँ पास थी जाइस. प्रूव धैट हूँ पास थी गयो छू. वो सब हम बातें करेंगे. चलो, एक बैटरी है, ईएमएफ 10 वोल्ट, એટલે इंटरनल रेजिस्टेंस એટલે આંતરિક અવરોધ 3 ઓહ્મ છે. कनेक्टेड टू द रजिस्टर्स, करंट I 0.5 एम्पियर है. तो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R निकालना है बेटा आपको. टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना. इतनी चीजें आपको निकालनी. एक मैसेज आया है, क्या है मैं देख लूं. सर डायग्राम बनाने की जरूरत है? नो बेटा, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत. इसी में भी डायग्राम मत बनाना. यहाँ पे टीचर ने बनाया है लेकिन आप मत बनाना, इतनी जरूरत नहीं है. चलो, अब फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो है ना आपका ये है, V = I × R+R. फॉर्मूला ये है. यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. E = क्योंकि रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, શ્રેણીમાં એટલે સરવાળો થાય. પણ આ નથી આપ્યું એટલે આપણે શું મૂકી દઈએ? 0. એટલે આ જવાબ આવે. અહીંયા આપેલો છે, અહીંયા તમને આપેલું છે E10, I कितना? 0.5. R तो पता नहीं, ये कितना? 3. यहां से मैं 10/0.5 करूं = R+3. तो 10 × 10/5 - 3 = R. 5 2 10, 20 - 3 = R. तो R कितना आएगा? 17. आता है? चेक करो तो 17 ओम. हाँ के ना? आ जाता है 17 ओम. क्लियर. मैथमेटिक्स में भूल मत करना, कैलकुलेशन में. अब बैटरी का V निकालना है, तो V का तो फॉर्मूला सिंपल ही है, I × R.
आई कितना है बेटा 0.5, तो 5/10 और ये 17, कितना आएगा आंसर बोलो, कितना आएगा आंसर बोलो, 70 पंचू 85, 85/10, इजी। खत्म, डन। तो ये भी इजी सवाल पेपर में आने के चांसेस है। उसके बाद एक और चीज सुनो, मान लो ये बैटरी है, बैटरी के प्लस में से करंट अगर बाहर निकल रहा है तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला है E माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, डिस्चार्ज, तुम्हारी बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज થાય ને, करंट क्लियर। अगर प्लस में अंदर जा रहा है, प्लस में अगर अंदर जा रहा है तो V क्या आएगा भाई, E प्लस आई आर, मतलब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो पेपर में कभी कभी ऐसा सवाल आता है एमसीक्यू के अंदर कि भाई आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो V निकालो, E दिया होगा, I दिया होगा, R दिया होगा। E मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I मतलब करंट, करंट मतलब प्रवाह, और R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस माने आंतरिक अवरोध, क्लियर। तो ये आपको बेटा दिया होगा, तो ये एमसीक्यू के लिए खास ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल, चौथे नंबर का सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 3 और 4, वो आपको ही करने हैं। किसी को इसमें डाउट है 3, 4 और 6 में? 3, 4 और 6 एक्सरसाइज के सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, आपको कोई डाउट है बेटा? सर पेपर में इनके समनी રીત સાચી હોય પણ જવાબ ખોટો હોય તો જવાબના 0.5 જાય કે એ તો બેટા પેપર ચેકર ઉપર છે, મારા જેવો હોય તો અડધો માર્ક કાપે, કોઈ બહુ સ્ટ્રિક્ટ ટીચર હોય તો 1 માર્ક भी કાપે, क्लियर। ओके, उसमें बेटा किसी को डाउट है जल्दी बताओ, एनीवन? सवाल नंबर मैंने कौन सा बोला, 3, 4 और 6। 3 और 4 में जो पार्ट ए है एमसीक्यू में आ सकता है, 3 और 4 में पार्ट ए बेटा एमसीक्यू में आ सकता है, क्लियर। 3 और 4 में बेटा पार्ट ए किस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। 5 नंबर बाकी रहेगा क्योंकि वो अलग मेथड है, 6, 7 नंबर भी बाकी रहेगा, 8 नंबर भी बाकी रहेगा क्योंकि सारी अलग मेथड्स है, वो हम करने वाले हैं। चलो सवाल नंबर 13, लास्ट सवाल, एमसीक्यू में आ सकता है, सवाल नंबर 13। स्वाध्याय नंबर 13 क्या दिया है, नंबर ऑफ डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन तमने आपेला है, मतलब n तमने आपेलो है, n કેટલો આપેલો છે 8.5 10 to the power 28 આટલો તમને આપેલો છે n મીટર की -3। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने કેટલો સમય લાગશે, हाउ लॉन्ग એટલે સમય શોધવાનો કીધો છે તમને, કેટલો વાયર છે, લેન્થ તમને વાયરની આપેલી છે 3 મીટર લોંગ, 3 મીટર લાંબો વાયર છે, એ લાંબા વાયરમાં જવા માટે કેટલો સમય લાગશે ઇલેક્ટ્રોનને, क्लियर। क्रॉस सेक्शन एरिया એટલે ક્ષેત્રફળ આપેલું છે તમને 2 × 10 to the power 6 मीटर का स्क्वायर, और करंट એટલે विद्युत प्रवाह તમને આપેલો છે 3 एम्पियर। क्या था फॉर्मूला सर 9 विस्टन ब्रिज, हाँ वो बाकी रहेगा, बहुत बड़ा है इसलिए। I इज इक्वल टू VDEN है, फॉर्मूला था वीना, था ना वीना, I इज इक्वल टू वीना। अब I दिया है, VD नहीं दिया है, E तो पता है, N पता है, A पता है, तो VD क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ये पुट कर दो इसमें, तो इसके अंदर में डाल दूं, यहाँ पे लिखने का फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण अनुसार, तो I कितना आएगा भाई, L/T ENA आएगा, तो डाल दो इसमें, T को सब्जेक्ट बना दो, ENA अपॉन I। L कितना है बेटा 3, E कितना है बेटा 1.6 × 10 to the power -19, N कितना है 8.5 × 10 to the power 28, एरिया એટલે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 2 × 10 to the power -6 अपॉन करंट, करंट कितना है प्रवाह 3 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर को बेटा सेकंड में ही रखना, बस बुक में भले कुछ भी किया हो, बुक में आई थिंक बहुत सारा खेल खेला है सर ने, है ना, सेकंड में से आर में कन्वर्ट करके दिखाया है, लेकिन अपने को नहीं करना है, 27,200 आंसर बस।
अपने को वो कुछ करना नहीं है, बस सेकंड में रखो, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम किसको फॉलो करती है, सेकंड को फॉलो करती है। ऐसा ही सिस्टम बेटा किसको फॉलो करती है, ऐसा ही सिस्टम सेकंड को फॉलो करती है, तो अपने सेकंड में आंसर रहने देंगे। हाँ वो आर्ट्स में कन्वर्ट किया है, सब किया है, लेकिन अपने को नहीं करना है, अपने को कुछ नहीं। और वो जो मैंने पीडीएफ भेजी उसकी जेरोक्स निकलवा लेना, है ना, अगर पैसों का कोई दिक्कत ना हो तो जेरोक्स निकलवा लेना, काम आएगा, फिर किसी जूनियर को दे देना, उसको भी काम आएगा, ठीक। तो आपको पढ़ने में मजा आएगा सम, क्योंकि 50% पेपर में सम आने वाले हैं, आप सबको पता ही है। देख लो, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो। दूसरी चीज, कल के लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे सम, टेम्परेचर वाले 5 सवाल है वो करेंगे, उसमें से एक सवाल पेपर में आता ही आता है, इस बार नहीं था लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। इसके 5 सवाल है, बहुत इजी है, चाहे एमसीक्यू में आते हैं या फिर 2-3 मार्क में आते हैं, वो 5 सवाल करेंगे। फिर किरचॉफ के रूल वाले जो 4 मार्क के सवाल है वो सारे हम कल कवर करेंगे, 4 मार्क के सभी। तो कल का पूरा लेक्चर सवालों के ऊपर ही होगा, कोई थियोरी कल के लेक्चर में नहीं होगी। चल कल कितने मार्क्स का पेपर हो गए एंड क्या पैटर्न होगी हमारे साथियों हो तो हाँ वक्त हाँ तो ओके, वेरी गुड, क्लियर। कल का पेपर मैक्सिमम 25 मार्क का होगा, जिसमें 20 मार्क के करीबन थियरी और सम हो गए और 5 एमसीक्यू हो गए, 5 या 6 मार्क्स एडिंग करने में जितने भी सेट हो उतने एमसीक्यू हो गए, है ना। 25 मार्क 1 घंटा, क्लियर। 4 मार्क के जितने भी बड़े बड़े सम है वो सारे हम करेंगे। तो कल का लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, 3:30 बजे से 5:30 के आसपास भी जाएगा, क्योंकि इतना कवर अप करने के बाद ही हम छोड़ेंगे, है ना, उसको बंद करेंगे सेशन को, क्योंकि एक टॉपिक एक लेक्चर के अंदर सारे टॉपिक कवर हो जाए तो आप जब उस सम की ही प्रिपरेशन करना चाहो तो उतना लेक्चर ही आपको देखना पड़े, क्लियर। तो कल हम सब कुछ एक साथ ले लेंगे, फिर परसों से जो छोटे छोटे टॉपिक है, सेल का ईएमएफ, कलर कोड है और पोटेंशियोमीटर है, वो सब पकड़ेगी, है ना। उसमें भी मैक्सिमम आई थिंक 2 लेक्चर जाएंगे, 5 लेक्चर का मेरा टारगेट था, तो 5 लेक्चर में ये चैप्टर हम आराम से कवर अप कर पाएंगे। तो कल का सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि टेस्ट कल के सेशन से पहले दे देना, कल के सेशन के बाद टेस्ट मत देना, क्योंकि मगज घूम जाएगा। और अगर आप रात को देना चाहते हो तो रात को देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि जो दोपहर का टाइम है, केमिस्ट्री खत्म होने के बाद फिजिक्स के लेक्चर के बीच में, वहां पे आपकी टेस्ट दे देना। कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी के लेक्चर के बाद टेस्ट दे देना, है ना, लेकिन फिजिक्स के लेक्चर के पहले टेस्ट दे देना, इतना ध्यान में रखना। और दूसरी 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा, देखो कोई आके आपको कुछ भी कह जाए तो आपको वो लेना न लेना वो आपके ऊपर है ना। मान लो कोई आके आपको गालियां देके गया, फिर वो तो चला गया, आप 2 दिन तक टेंशन में रहते हो कि वो मेरे को क्यों बोल गया। अभी वो देके गया है, वो खुश है, आपने लिया है, आप दुखी है। तो कोई कुछ भी बोले उसके ऊपर फोकस करने की जगह आपको क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो, है ना। आपका टारगेट क्या है, 1 महीना बाकी है, आज अप्रोक्स कौन सी डेट हुई, मैं कभी डेट भी नहीं देखता, 22 तारीख तो हो गई, क्लियर। 23, 24, 25, 8 दिन मैक्सिमम इस दिन, इस मंथ के, 9 दिन 7वें मंथ के और 1 महीना, तो 10, 8, 7, 15, 1 महीना और 15-20 दिन बाकी बचे अब आपके पास। अब आपको देखना है कि कैसे सब कुछ करना है ना। यहाँ से सिलेबस सभी टीचर्स कवर अप करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐड कर रहे हैं, आपका अगर कुछ बाकी छूटा है तो कवर अप करो, और जितनी भी टेस्ट हो रही है पूरी ईमानदारी से टेस्ट हो। अगर टेस्ट को मिस किया सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ऐसा हर बार नीट की बैच में बोलता हूँ। टेस्ट एक भी मिस करी, भले कुछ नहीं आता, 0 मार्क क्यों नहीं है, टेस्ट दो, टेस्ट में जो गलत पड़ रहा है उसको सॉल्व करो, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में कितना नहीं आया वो भी एक बार देख लो, उसको लिख लो, खुद से प्रिपेयर कर लो, तो शायद वही सवाल अगर पेपर में आ जाए तो अपने को आ जाए। ये तो इतनी चीजें आप खुद से करोगे तो आप आराम से जुलाई की एग्जाम में निकल जाओगे, पेपर इजी रहेगा। 3 सब्जेक्ट वाले को शायद परमिशन नहीं मिलने वाली है ना, अभी तक कुछ आया नहीं तो अब भूल जाने का,
क्लियर? तो आपको मौका मिला है तो पास हो जाओ, तो एडमिशन इस बार हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। कल 3:30 बजे ही होगा। नेट का इश्यू सॉल्व है तो कोई टाइम चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो ग्रुप में टीचर मैसेज कर देगा, क्योंकि ये सब टेक्निकली है। लाइट अच्छा है, गांधीनगर में कभी जाती नहीं है ना, तो लाइट का इश्यू बहुत कम आता है। क्लियर? क्योंकि जनरेटर तो किसी के घर पे स्टूडियो में होते नहीं है, तो लाइट जाएगी कोई केस नहीं, भी बहुत कम। आज ऐसा है एक सेक्टर में लाइट ही नहीं है, 3 सेक्टर में, मेरा सेक्टर 6 है, तो यहाँ पे कभी लाइट का प्रॉब्लम आया नहीं है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम भी कभी आ सकता है, तो हम सब मैनेज करेंगे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान करे कि कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ये 2 महीने, 1 महीने में, 1.5 महीने में ना आए। हमारी पढ़ाई अच्छे से स्मूथली जैसे जा रही है वैसे रेगुलर चले, है ना। तो मिलते हैं कल के सेशन में। कोई डाउट, कोई सवाल है? हाँ, टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन डेट आ गई है। 10 तारीख से 11 तारीख से 10 तारीख की आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। क्लियर? ओके बेटा, तो मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।